चिल्ड्रन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे व स्वस्थ होंगे। आज हम सभी जो है वो हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पाठ को जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण शब्दों के उस सार्थक ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर हम वर्णमाला को जानेंगे। वर्णमाला की परिभाषा ये होती है कि जो है वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर हमें एक माला बनानी है तो क्या हम एक फूल इधर लगा दें एक फूल उधर लगा दें हमारी माला बन जाएगी? नहीं। जैसे ये संभव नहीं है वैसे ही हम जो है वो आ से लेकर के और या तक अगर जो है वो हम आ लिखने के बाद में डायरेक्टली का लिख दें तो वो वर्णमाला नहीं होगी। तो वर्णमाला की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। फिर उसके बाद में वर्णमाला का विभाजन किया गया है, वो दो भागों में किया गया है, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है और व्यंजन की संख्या जो होती है वो 33 होती है। आइए अब हम जानेंगे कि स्वर को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है उसकी परिभाषा ये होती है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम इन वर्णों को उच्चारित करें तो हमें अपना मुंह कम खोलने की जरूरत पड़े तो वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये जो 4 होते हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने इन स्वरों को उच्चारित करते वक्त बहुत ज़्यादा मुंह अपना नहीं खोला था और उच्चारण करने में बहुत कम समय लगा था, इसलिए हम इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बात आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है और इनका उच्चारण करते वक्त जो है वो हमें अपने मुंह को थोड़ा ज़्यादा खोलने की जरूरत पड़ती है। कैसे देखते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अ। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में मुझे बहुत कम समय लगा था, जबकि दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगा था और अपने मुंह को थोड़ा अधिक खोलने की जरूरत पड़ी थी। यही अंतर होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में। अब जो तीसरा आता है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जो प्रयोग है वो आपको साधारणतः हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको जो है वो प्लुत स्वर का उच्चारण जो है वो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी प्लुत स्वर की ये पहचान होती है कि कहीं भी अगर आपको प्लुत स्वर मिलेगा, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही लिखा मिले, हो सकता है उसका पैटर्न चेंज हुआ हो, लेकिन प्लुत स्वर को पहचानने की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये मार्क बना हुआ होगा। आप इसको देख करके ये समझ जाएंगे कि ये प्लुत स्वर है। इसका प्रयोग हम जो है वो मंत्र वगैरह के उच्चारण में करते हैं। अब बात आती है कि जब मैंने आपको बताया कि स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो ये 4 और ये 7 मीन्स कि यहाँ पे जो है वो 11 यानी कि 11 हुए। तो फिर बचे हुए जो 2 हैं वो कौन से हैं? तो अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह की संख्या 3 होती है, अंग और आ। लेकिन ये जो अंग और आ है ये भी स्वर है, लेकिन इनको हम स्वर में ना गिन करके अयोगवाह में गिनते हैं। और अगर हम अब काउंट करेंगे या गिनेंगे तो इनकी संख्या 13 हो जाएगी। 7 और 4 अंग और आ। ये अंग और ये जो अंग लिखा है ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। तो इस प्रकार से स्वरों की संख्या 13 हो गई। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन जो है पहले तो हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए हमको किसी भी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि जो व्यंजन होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, उनका उच्चारण करने के लिए हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे देखेंगे हम। जैसे अगर हमें का बोलना है या लिखना है तो उसके लिए हमको स्वर की जरूरत पड़ेगी। क प्लस आ से मिलकर के बनता है हमारा क। तो आपने देखा होगा कि ये व्यंजन है लेकिन ये स्वर है, इन दोनों को मिला करके ही हमारा क बना है। कभी भी क स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है, इसीलिए व्यंजन की परिभाषा होती है कि जो है
बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन को भी कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। और जिस प्रकार से हमारे घर के आस पड़ोस में बहुत से परिवार रहते हैं और हर एक जो है उनकी विरासत में जो उनको मिले होते हैं सरनेम, उनके अकॉर्डिंग हम उनको जानते हैं। जैसे हम कहते हैं वो वर्मा जी का परिवार है, वो शर्मा जी का परिवार है, या वो गुप्ता जी का परिवार है, तो उनकी पीढ़ियों से जो उनको विरासत में मिल करके आया है उनका, और जिसको हम कहते हैं कि जो है सरनेम, तो उसके अकॉर्डिंग वो जाने जाते हैं। तो वैसे ही जो है जो परिवार का मुखिया होता है उसके ही नाम पे उस पूरे परिवार को जाना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो स्पर्श व्यंजन है उनको भी जो है वो 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और उनके परिवार के मुखिया के नाम पे उनका नाम रख दिया गया है। परिवार का मुखिया जो सबसे पहले आता है, तो ये का से लेकर के माँ तक में जो वर्ण सबसे पहले आएंगे उन्हीं के नाम पे उन वर्गों का विभाजन कर दिया गया है। आप पढ़िए का, ख, ग, घ, उंगा, तो इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ण आया है? क। तो ये परिवार के मुखिया हुए। इसका मतलब कि इन्हीं के नाम के आधार पे इनके परिवार का नामकरण कर दिया गया है, इसीलिए इसको हम का वर्ग कहते हैं। इनके परिवार का मुखिया कौन है? च। तो इनके परिवार के मुखिया के नाम पे इसको च वर्ग कह दिया गया। इनके परिवार के मुखिया के नाम पे आधार पे इनको टा वर्ग कह दिया गया। इस परिवार के मुखिया के आधार पे इसको ता वर्ग, इस परिवार के मुखिया के आधार पे इसको पा वर्ग कह दिया गया। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। अब दूसरा जो है व्यंजन का प्रकार वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये होते हैं य, र, ल, व। फिर ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। वो कौन से हैं? श, ख, श और ह। फिर आती है बारी संयुक्त व्यंजन की। जैसे कि आपको पता है अगर ये अकेले ही बने हुए होते इन प्रकार से तो इनको हम संयुक्त व्यंजन नहीं कहते। संयुक्त का मतलब कि किसी चीज का मिश्रण। तो ये संयुक्त व्यंजन भी 2 वर्णों को मिल करके जो है वो बनाए गए हैं। जैसे कि छ जो है वो क और श, इन दोनों को मिलाकर के बना हुआ है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त्र जो है वो ता और रा को मिलाकर के बना है। य जो है वो ज और या को मिलाकर के बना है। श जो है वो श और रा को मिलाकर के बना है। इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब ये जो ड और ढ है ये हिंदी वर्णमाला में प्रयोग नहीं किए जाते। ये इनका प्रयोग आपको बहुत कम जगह मिलेगा या फिर इनको नहीं ही जो है प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको हम अन्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है और व्यंजन की संख्या जो होती है वो 33 होती है। अब अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो आपको हिंदी वर्णमाला में जो है वो वर्णों की संख्या कुल 52 जो है वो मिल जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा जो आज का प्रकरण था वर्ण विचार वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।